ओम नमः शिवाय। आज एक जो कमेंट आया है उसके ऊपर बात करने का मन कर रहा है। और कमेंट क्या है पहले समझ लेते हैं। कमेंट है, राम बड़े या ओमकार बड़े, निरंकार ओमकार मूलाम तुरियाम। ये रामचरित मानस के उत्तरखंड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है। निराकार या तो निरंकार का अर्थ क्या है? ठीक है, देखा जाए तो एक ही सवाल है, तो एक ही सवाल को पूरी तरह से समझते। कुमार ज्ञान में आप जुड़े हो तो आप विश्वास रखिए कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा और संतोषकारक मिलेगा। दूसरी बार कुमार ज्ञान का जो उद्देश्य है वो यही है कि देखिए, शास्त्र कोई गलत नहीं है, कोई किसी ने भी कुछ बात बोला है तो वो अपने आप में गलत नहीं है। और तो फिर हम क्या समझते वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि इसके एग्जाम्पल से लगभग हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सवाल है, राम बड़े या ओंकार बड़े। देखा, यहाँ पे बहुत ही आराम से समझने लायक बात एक ही है कि आप अपने आप को, जो भी लिसनर है, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए कि आपका नाम कमलेश है, समझ लीजिए, ठीक है। और जब तक हम आपकी किसी से कंपेयर नहीं करते तब तक आप न तो बड़े हैं न छोटे हैं। आप इस बात को समझ गए? आपका अपना खुद का अस्तित्व है। दूसरा चीज़ का भी अपने आप में एक अस्तित्व है। जब तक दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं आती है तब तक कोई भी सवाल उठता नहीं है। पहली बात, यहाँ पे दो परिबड़ काम करते हैं। एक, कंपैरिजन आई, दूसरी बात कंपैरिजन करने वाला आया। आप समझ गए? ये बात दो क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, कौन बड़ा? तो जिसने कंपैरिजन किया है उसने कौन से एंगल से सोचा है वो भी तो समझना पड़ेगा। 1,00,000 प्रकार है जिसके द्वारा आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। आप समझोगे वो कैसे? जैसे उसने बड़ा कैसे बोला? हाइट से, बॉडी से, वजन से, तर्क से, विश्वास से, शक्ति से, मोह से, माया से। आप ऐसा अगर कैटेगराइज्ड करने जाओगे तो 1,00,000 भी कम गिरेगा। तो उसने कौन से एंगल से उसको छोटे बड़े बताने की संभावनाएं व्यक्त की, वो भी पहले जानना पड़ेगा। अच्छा, वो भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि उसने तय किया है कि किसको छोटा बताना है और किसको बड़ा बताना है। उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से, उसकी तार्किक बुद्धि के हिसाब से उसने तय किया होता है। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अभी दूसरे एंगल से बताता हूँ। आप ऐसा बोलोगे कि तार्किक शब्द कहाँ से आया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक अनुभूति नहीं होती है, ठीक है, तब तक वो तार्किक ही गिना जाता है। और जब अनुभूति होती है तो फिर बड़ा कौन छोटा कौन, सिंपल सा लॉजिक है ना। अभी अगर ये बात आपको इस तरीके से समझ नहीं आती है तो हम आपको उसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है वो समझिए। कोई भी बात ले लीजिए आप, या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ ले लीजिए, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। ऐसे ही एक दूसरी चीज़ होती है जो भी अपने आप में परिपूर्ण होती है। वो दोनों का बड़ा और छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सपोज करिए कि आपका नाम कमलेश है और जब तक आप कमलेश हो तब तक आप बड़े हो छोटे हो कोई फ़र्क नहीं गिरता। ठीक है, पर अगर एक रमेश आया, ठीक है, तो वो भी अपने आप में परिपूर्ण है ना। तो वो बड़ा है वो छोटा है तभी भी डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन कब होता है? उसको कंपेयर करने वाला अगर ये सोचता है कि कमलेश बड़ा है तो अपने आप ही रमेश छोटा हो गया, और वो बोलता है रमेश बड़ा है तो अपने आप ही कमलेश छोटा हो गया। किसकी एंगल से? कंपैरिजन करने वाले की एंगल से। उससे कमलेश
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रमेश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर वो बड़ा बोलेगा तो कोई उसमें कोई चेंजेस आने वाला है नहीं, आने वाला है ना। और उसको छोटा बोलने से कुछ वो छोटा हो जाए नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना बात को। ये सब बातें हैं। अभी आप ये बोलोगे तो फिर जिसने भी तर्क लगाया या जो रामचरितमानस है वो गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। वहाँ पे जिन्होंने भी ये शब्द लिखे हैं वो शब्द का परिपूर्ण अर्थ क्या है वो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात कि उसको बड़ा क्यों बताया गया और उसका छोटा क्यों बताया गया, वो कौन से एंगल से बात करता है। जब आप ये एंगल समझ लोगे तो ये सवाल अपने आप ही संपूर्ण तरीके से अदृश्य हो जाएगा। अगर ऐसे भी आपको पता नहीं चलता है तो सिंपल सा बात है कि आपने रामचरितमानस पढ़ा, 108वां जैसे आपने बताया उसमें से तीसरा श्लोक पढ़ा, तो आपको उसको एज इट इज़ ही पढ़ना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, उसने कंपैरिजन किया, आपके दिमाग में कंपैरिजन भी आया और सवाल भी आया। सवाल कैसे आया कि भाई वो बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है। आपके दिमाग में कंपैरिजन आया, पर क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जिस दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है वो कौन से एंगल से की जा रही है, और पहली बात कंपैरिजन करने की क्या आवश्यकता हुई वो भी तो आपको जानना पड़ेगा। जब आपको ये पता चलेगा कि उसने ये कौन से एंगल से उसको कंपैरिजन करने की कोशिश की है तो जवाब उसमें ही छुपा होता है। हमारा तकलीफ क्या है, हमारी दिक्कत क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल चल रहा है कि वो जो आपने बताया वो 108वां श्लोक है, एक एग्जांपल है। तो 108 107 तक या तो 108 के दूसरे श्लोक तक क्या बताया गया, या 108 के ये जो तीसरा श्लोक है उसके बाद क्या बताया गया है, वो कंटिन्यूअस आपको रिफ़र करना पड़ेगा और तब जाके शायद आपको उसमें क्लैरिफिकेशन आए, और आए ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उससे आपको क्या फ़र्क गिरता है वो भी तो इम्पोर्टेंट रखता है ना। पहली बात, आप कंपैरिजन जो उधर बताई गई है उसमें आपको सवाल क्यों आया। दूसरी बात, आपको उसकी उपयोगिता क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए। या आपका एक स्वभाव ही है कि उसके ऊपर संशय करते रहना। अगर यही स्वभाव है आपका संशय करते रहना तो बहुत सारे सवाल है, ये चंद्र क्यों है, पृथ्वी क्यों है, सूर्य अग्नि क्यों देता है, चंद्र ठंडा क्यों है, ये गोल क्यों घूमता है, मतलब नंबर ऑफ रीजंस है उसमें। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपने आप में जो कुछ भी धर्मार्थ के लिए, शास्त्र के लिए या किसी ने कुछ बताया है उसका अपना परसेप्शन है। जब तक हम उसको नहीं समझते अपने एंगल से तब तक जो भी बात उधर बताई गई है आपके पास दो चॉइस रहते हैं। एक चॉइस ये रहती है कि आप उसको एज इट इज़ पढ़े, समझे और आगे बढ़े। दूसरा, उसकी आवश्यकता है सवाल करने की तो ही सवाल करें, अगर ज़रूरत न लगे तो क्यों करें, यानी कि उपयोगिता। अगर उसको बड़ा बनाने से आपको कोई लाभ या हानि हो रही है या उसको छोटा बनाने में आपको लाभ या हानि होती है तो ही इसके ऊपर तार्किक या कोई भी मानसिक या कोई भी एंगल से आप चर्चा विचारणा या कुछ भी कर सकते हैं। तब तक अगर आप कुछ करते हैं तो ये व्यर्थ की बात है। या तो आपका अपना जो सोचने का एक थॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सवालिया जो एक वातावरण बनता है वो बनने चालू हो जाता है। वो अलग बात है कि कोई भी सवाल को समझने से नहीं समझ आती है तभी सवाल आता है और उसका जवाब ढूंढने के लिए आदमी कोशिश करता है। उस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमको पूछा। तो आपका अगर एक सेंटेंस में इसको समझना है मेरे तरीके से तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जिसको बड़ा बताया गया है वो उसको वजह से छोटे को कोई फ़र्क नहीं गिरता, और जिसको छोटा बताया गया है उससे बड़े को कोई फ़र्क नहीं गिरता। जब दोनों को फ़र्क नहीं गिरता तो फिर आपको क्या फ़र्क गिर रहा है।
एकदम सीधा साधा इसका लॉजिक है। तीसरा कि जिसने ये फ़र्क छोटा और बड़ा कर बताया है उसको और आपको भी कोई फ़र्क नहीं गिरता। उसने जो भी एंगल से लिखा आपको एक बात बताने का प्रयास किया और उसने अपने एंगल से कुछ बात रजूआत की, तो या तो आप उसको एज इट एक्सेप्ट कर लो या फिर एक्सेप्ट ना करते हुए आगे वो क्या कहना चाहता है, ऐसा कंपैरिजन करने के बाद वो क्या परिणाम बताना चाहता है वो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।